इस वक्त हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अपेक्षा, कैसे देखते हो इस मामले को कि जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में 13 फरवरी को एक कार्यक्रम होता है यूजीसी समर्थन में, और वहां पर ये रुचि तिवारी नाम की यूट्यूबर पत्रकार पहुंचती है, और पहुंचने के बाद जिस तरीके से एक पत्रकार का फोन छीनती है, और उसके बाद उसी पत्रकार पर, और वहां जो लोग बचाने जाते हैं यानी कि अंजलि शर्मा, जब वो बचाने जाती हैं तो उन्हीं के ऊपर झूठे आरोप लगाती है। तो इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए काव्या जी, पहले तो आपको जो लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं उनको मैं ये चीज़ बता दूं कि यूजीसी का मुद्दा अभी का नहीं, और ये जो जितने भी रिपोर्टर्स आए ना, रुचि तिवारी वगैरह, ये पहले भी ऐसी हुड़दंग मचाने के लिए जब चंद्रशेखर जी ने कॉल दिया था जंतर मंतर पे, वहां पे भी आए थे। वहां पे उनका प्रोपेगेंडा ये काम करा नहीं, तो वो यूजीसी के मुद्दे को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं कि वहां का मुद्दा है, कम से कम वहां से हाईलाइट मिल जाए। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये आए इसी मोटिव से थे, और जो काम वहां पे नहीं कर पाए उन्होंने बकायदा वहां पे किया। और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, पूरी वीडियो इन्होंने पूरी वीडियो दिखाई नहीं है जी। पूरी वीडियो अगर ये दिखाते तो आपको पता चलता कि रुचि तिवारी ने पहले अंजलि शर्मा को गिराया जमीन पर, उसमें उनको चोट लगी, हाथ में, चेहरे पे, है ना, पैरों पे। ये चीज नहीं दिखाई गई। ये क्या बताएगा कि रुचि तिवारी को ऊपर इतने सारे लोग चढ़ गए, देखो हम एक इकलौती लड़की इतने सारे लोगों से लड़ रही है अकेले अकेले। जो उनको प्रोपेगेंडा फैलाना था वो फैला चुके हैं। अच्छा, इस बात में कितना दम है, यानी कि कितनी सत्यता है कि उन्होंने जो रुचि तिवारी ने ये बोला है कि इन स्टूडेंट्स ने, जो अंजलि शर्मा के साथ के लोग हैं, उन सभी लोगों ने किस तरीके से मतलब बोला है कि मेरे कपड़े उतारने तक की बात नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयशा की आइडियोलॉजी तमाम जितने भी लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आप चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड भी देखो, वो कभी वुमेन की डिग्निटी के ऊपर नहीं जाते हैं, कभी नहीं जा सकते और जा ही नहीं सकते। क्योंकि आप बताइए, आप खुद सोचिए, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, अंजलि शर्मा दीदी का अगर आप पूरा बैकग्राउंड देखेंगे तो वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती आ रही है। आयशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी, खुद लड़की होके वो ये चीज तो बिल्कुल नहीं बोलती कि मैं उठाऊंगी, कपड़े उठाऊंगी, ये करूंगी, बिल्कुल नहीं। तो ये झूठे आरोप है। और जो रुचि तिवारी ने किया कि फोन खींच लेना रिपोर्टर का, है ना, उसके ऊपर चढ़ना, तो क्या हम लोगों को डिफरेंशिएट करते नहीं बनता कि कौन सही मुद्दों पे बात कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है? आयशा ने पहले भी बहुत प्रोटेस्ट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नहीं, लेकिन आयशा के जो प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, वहां जाकर के ये रुचि तिवारी के साथ के जो लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो तमाम लोग रुचि तिवारी के साथ में वहां पहुंचते हैं और उस कार्यक्रम को बिगाड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये काम उन्होंने चंद्रशेखर के आह्वान का जब हुआ था तब भी ये चीज की, है ना, यूजीसी का प्रोटेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था तब भी ये चीज की, और शायद आने वाले टाइम में जब आगे होगा वहां पे भी जाके यही चीज करेंगे। क्योंकि बीजेपी का आईटी सेल ये चीज बोल रहा है उनको कि आप जाओ, हुड़दंग मचाओ। ये लोग पारा से, देखिए भीम आर्मी का आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भीम आर्मी यूथ की है, गरम गरम खून है उनके अंदर। तो आप उनको प्रोवोक करोगे, प्रोवोक करने वाले काम करोगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना सामने से। रिफ्लेक्शन तो हर चीज की होती है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ ये चीज बोलती है। तो इसको अपेक्षा कैसे देखते हो कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के सामने और पुलिस स्टेशन के बाहर कि नारे दिए जा रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, इस तरीके से ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के वह नारे लगाए जा रहे हैं खुले। आप एक बात बताइए, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को ये चीज बता दूं, प्रोटेस्ट था दिन में जी, ठीक है। अगर आपके अंदर गट्स थी, और वो जो दूसरी महिला भी थी, मुझे नाम नहीं पता, जो तमाम सोशल मीडिया में फेमस रहती है, पता नहीं वो कैसी कैसी बातें करती हैं, वो थी, रुचि तिवारी थी वहां पे। आप पहले भी लगा सकते थे ना ये नारे। आपको क्या डर लग रहा था? इतना गर्व है आपको ब्राह्मणवाद में, तो पहले भी नारे लगते। रात में एबीवीपी के आने के बाद में आपको कंधे में उठाया जाता है, आप नारे लगा रहे हो, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, गोली मारो इनको। तो इसका मतलब ये कि आप डर गए। आपको पहले बोलना चाहिए था। आपको ये लगा कि अब हमारे सोच के, हाँ, एबीवीपी के लोग आ गए, गुंडे आ गए हमारे साथ में, अब मैं नारे लगाऊंगी, अब तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए लोग हैं। तो ये अब हम लोग लगाते हैं नारे कि ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, तो आप लोगों को लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। तब आप लोग बोलते हैं कि हम लोगों को बहुत आहत हुई है इस चीज से, हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है ऐसे ऐसे नारे देके, और आप लोग ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, तो क्या हमारी भावनाएं आहत नहीं हो सकती? और वहां पे बात यूजीसी की गाइडलाइन की है ना, तो वहां पे ब्राह्मणवाद की नारे लगाने का क्या मतलब? आपके ब्राह्मण भी तो यूजीसी के अंदर आते हैं ना, ईडब्ल्यूएस के अंदर। तो क्या आप अपने लोगों के अगेंस्ट में भी हो? क्या आप ये चीज बोल रहे हो कि ईडब्ल्यूएस के लोगों को जिनको जोड़ा गया है वहां पे, उनको नहीं जोड़ना चाहिए था?
आप ही के लोग है ना। 3% होने के बावजूद भी 10% का आरक्षण आप लोगों को दिया जाता है ईडब्ल्यूएस में, वो सारे लोग यूजीसी में इंक्लूड होते हैं, आप लोग उन्हीं के विरोध में हो, अपनी महिलाओं के विरोध में हो। लेकिन अब जिस महिला ने इस तरीके के जो नारे लगाए थे पुलिस प्रशासन के सामने, वो ये कह रही है कि दीव के लोगों को तो हमने आजादी दे दी, अब ज्यादा करेंगे तो जेएनयू के अंदर भी जाकर के हम आजादी देकर के आएंगे। मैम थोड़ा बहुत तो ये डीयू में फिर भी बच गए हैं, जेएनयू में जाएंगे तो चीथड़े उड़ जाएंगे इनके। जेएनयू में आप जाके पूरी आइडियोलॉजी उनकी, जेएनयू की लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, अगर आप बोलने में आएंगे वहाँ आप एक एक शब्द बोलते हैं ना तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो ये जितना मुंह में आके जो कपोड़ देते हैं ना ये लोग, कुछ भी बोल देते हैं, वो तो यहाँ पे जेएनयू में जाओगे ना तो पता चलेगा कि एक एक शब्द की क्या क्या अहमियत होती है। तो ये जो सपने में सोच रहे हैं अपने, ये बिल्कुल मत सोचिए, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं तो बोल रही हूँ क्या महिलाएं हैं ये, कैसी महिलाएं हैं ये, ये खुद यूजीसी के गाइडलाइंस के अंदर आती है। विमेन आता है, SC ST OBC EWS विमेन्स सब आते हैं, आप अपने विमेन्स के विरोध में हो। आप नहीं चाहते कि विमेन्स की सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए कोई काम किया जाए, आप नहीं चाहते कि विमेन सेल्फ मजबूत हो, आप नहीं चाहते ये सारी चीजें। मतलब आप क्या बोल रहे हो ब्राह्मण महिलाएं सब कुछ करेंगी, SC ST OBC की महिलाएं? अरे भाई सबके लिए आया ना। अच्छा, और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, जितने लाइमलाइट ले रहे हैं कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी बिल्कुल यूनिवर्सिटी में पढ़ते नहीं पढ़ते। दिखा दे, बोलना स्लिप दिखा दे, मुझे एडमिशन स्लिप दिखा दे, बस। कोई नहीं पढ़ता, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाते। पढ़ने वाले बच्चे ऐसी बातें करते हैं, पढ़ने वाले मैम, पढ़ने वाले अगर विरोध भी करते हैं ना तो एक सलीके से करते हैं, डेटा रख के करते हैं। ये चीज बोलते हैं कि अगर वोट चोरी हो रही है तो ऐसी वोट चोरी डंके के चोट पर होनी चाहिए। तो इनको लोकतंत्र का लॉ भी पता है इनको, आप बताइए। अच्छा, इस मामले को जिस तरीके से हाईलाइट हो रहा है सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में, ये रुचि तिवारी का नाम हाईलाइट किया जा रहा है कि रुचि तिवारी के साथ ऐसा हुआ है, अंजलि शर्मा के साथ जो हुआ उस पर क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही? ये क्योंकि ये पूरा मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया, सरकार, पुलिस सारी एक ही प्रोपेगेंडा के ऊपर चलती है। लेकिन ब्राह्मण तो अंजलि शर्मा भी है ना? नहीं, पर देखिए ना फर्क होता है ना। ब्राह्मण जो अगर बात करे ब्राह्मणवाद की तो वो ब्राह्मण सही है। ब्राह्मण अगर बात करे वामपंथी की, कम्युनिस्ट होने की, लेफ्टिस्ट होने की, अम्बेडकराइट होने की, तो वो ब्राह्मण गद्दार होता है। अच्छा, तो इसमें जो तमाम लोग, चाहे आपने ईडब्ल्यूएस की बात करी हो, महिलाओं की बात करी हो, तमाम लोग यूजीसी के अंदर आ गए, लेकिन इन्हें डर किस चीज का लग रहा है? किस चीज से ये लोग इतना घबरा रहे हैं कि ये लोग विरोध कर रहे हैं इतना खुल करके यूजीसी? क्योंकि इनको इतना बताया ही नहीं गया, क्योंकि ये पढ़ते तो है नहीं। पढ़ते तो इनकी महिलाओं को पता होता है, ये जितना खुल के बोल रही हैं कि हम भी उसके अंदर आते हैं। एक बात, दूसरी बात, ये बनाना चाहते हैं देश को पितृसत्तात्मक, है ना, कि ब्राह्मण में भी जो आदमी है, जो मेल है, वो डोमिनेट करेगा, जिनके पास में पूरे रिसोर्सेज हैं, जो 8 लाख से ऊपर जिनकी सैलरी है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में तो 8 लाख से नीचे वाली सैलरी होती है, जिनकी सैलरी बकायदा 8 लाख से ऊपर है, वेल स्टेब्लिश्ड है, ठीक है, फाइनेंशियली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्राह्मण है, ठीक है, डोमिनेट करेंगे। ये वो राष्ट्र बनाना चाहते, जैसे पहले होता था ना, पहले के टाइम में जब वर्ण व्यवस्था का टाइम चल रहा था, यहाँ पे मनुस्मृति का दौर चल रहा था, जब ये होता था कि ब्राह्मण जो सुपीरियर है वही रूल करते थे, वही सब कुछ बताते थे कि क्षत्रियों को कैसे काम करना है, वो वैसा देश बनाना चाहते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, मुझे इनके ऊपर, इन लड़कियों के ऊपर गुस्सा नहीं आ रही है, मुझे दया आ रही है इनके ऊपर, क्योंकि ये अपने ही राइट्स का वायलेशन कर रही हैं। ये आज उतरी हैं यूजीसी के खिलाफ में, कल को इनकी महिलाओं के साथ में, ब्राह्मण महिलाओं के साथ में अगर कोई भेदभाव हो गया तो कहाँ जाएंगी? ये पूछिए इनसे, किसके पास जाएंगी? यूनिवर्सिटी के अंदर अगर भेदभाव हो रहा है तो किसके पास जाएंगे? कोई करेगा आपके लिए काम? आपने तो हमारे लिए बोल दिया SC ST OBC के साथ में तो नहीं हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, तो मान लो वुमेन्स के साथ में भी नहीं होता डिस्क्रिमिनेशन, मान लीजिए। लेकिन यूजीसी के विरोध में जो ये महिलाएं उतरी हुई हैं, जिस तरीके से जाकर के लोगों का इंटरव्यू लेती हैं और भड़काने का काम करती हैं, ये सारी महिलाएं वो अपने आप को कोई दलित बता रही है, कोई ओबीसी बता रही है, तो क्या चल रहा है? कोई ब्राह्मण बता रही है, इस तरीके से चल क्या रहा है? ये सब चल रहे हैं मोदी जी के ट्रैक पे, जो ब्राह्मण होने के बावजूद भी अपने आप को ओबीसी बताते हैं ना, लिस्ट चेंज करते हैं कि मैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ गया तो ब्राह्मण की बजाय अब मैं ओबीसी हो गया। वैसे ही लाइमलाइट पाने के लिए दलितों के बीच में जाओ और उनको ये चीज बोलो कि मैं भी दलित हूँ, मैं भी ओबीसी हूँ, तो हमको मारेंगे नहीं, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी पता है ना। गद्दार तो हम ही, जहाँ बिन पेंदी के लोटे हैं, जहाँ जाएंगे वहां फिसल जाएंगे, उनके पास जाएंगे उनके जैसे हो जाएंगे, ब्राह्मणों के पास जाएंगे ब्राह्मण जैसे हो जाएंगे, उनकी बात करने लगेंगे। देखिए मैम, एक चीज मैं बोलूंगी कि ब्राह्मण वादी जो लोग हैं, वो चाहे कहीं पे भी हो, स्पेशली ब्राह्मण, है ना, वो अगर उनके खिलाफ में कोई भी बात होती है ना, कोई भी, या तो कोई भी लॉ आ जाए जैसे यूजीसी की गाइडलाइंस से होना जाए, वो सब एक तरफ हो जाता है ना। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे, निरपक्ष पत्रकारिता अभी तक करते आ रहे थे लोग, यूजीसी के मुद्दे पे
आज उनको ये चीज समझ में आ रही है कि ब्राह्मण खतरे पे हो जाएगा। और शुभांकर मिश्रा जी तो ये चीज बोल रहे हैं कि रुचि तिवारी का वो दिखा रहे हैं, एक तरफे की बात दिखा रहे हो। आपको दिखाना चाहिए तो अंजलि का भी दिखाना चाहिए कि अंजलि के साथ में भी क्या हुआ, है ना। तो बात अगर आप कर रहे हो तो दोनों तरफ की बात करिए ना। तो हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो लोग डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जो लेफ्टिस्ट मेंटालिटी की बात करते हैं, क्या वो भी सही तौर पर वो आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आप यूजीसी जब से निकला आपको एक चीज जरूर पता चली होगी, जितने भी पार्टी में ब्राह्मण हैं, यूजीसी निकलने के बाद में सबने रेजिग्नेशन दिया, अधिकतर लोगों ने अपनी पोस्टों से रेजिग्नेशन दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जाति के ऊपर बात आती है ना मैम, वो एक साथ हो जाते हैं। और हमारे लोगों में कमी ये है, हमारे लोगों को समझना पड़ेगा अपनी कमी, कि हम लोग बात कर रहे हैं ओबीसी की, ओबीसी है ग्राउंड पे, हम लोग कभी एक नहीं हो पा रहे हैं। हम SC ST होने के बावजूद भी एक नहीं हो पा रहे। लेकिन ब्राह्मण तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को, दलित समाज को हिंदू बोलते हैं, लेकिन जब से यूजीसी बिल आया तो क्यों इतना मतलब विरोध में आ गया है? क्योंकि कल तक हिंदू राष्ट्र बनाने के रेल में हिंदू भाई भाई थे, तो जरूरत तो ओबीसी की भी पड़ेगी जी। मेजोरिटी में मुसलमानों नहीं पड़ेगी, मेजोरिटी में दिखाना है ना, मुसलमानों से हम ज्यादा है, तो हिंदू भाई भाई हैं। अब जात के ऊपर बात आ गई, वर्ण के ऊपर बात आ गई, तो हिंदू भाई भाई नहीं है। यही कास्टिस्ट मेंटलिटी है जो हम बोल रहे हैं ना कि ये हटाना है, ये कास्टिस्ट मेंटलिटी है, इसको हटाना पड़ेगा हमको। तो एक तरफ हिंदूवादी लोग थे जो कुछ टाइम पहले ये चीज बोल रहे थे कि मोदी जी हमारे हिंदुत्व के राजा हैं, ठीक है, हम उन्होंने तो विष्णु का अवतार लिया हुआ है, हमारे रक्षक हैं। आज वही लोग मीम बना रहे हैं मोदी जी के ऊपर कि ये तो तेली है, तेली के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे बाप ने ये चीज बोली कि तेली का मुंह देख के कभी आप को दिन शुरू नहीं करना चाहिए, जो तेली बोल देता है गलत हो जाता है। ये सारे मीम चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्यों? क्योंकि बात आ जाती है जात की। तो मैडम आपको समझना पड़ेगा, ये जितने लोग बोल रहे हैं ना जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। ना हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ना तुम इक्वल होने वाले हो, ना तुम्हारे मोदी जी जितना अपना भ्रम पाला हुआ है ना मोदी जी ने कि मैं ओबीसी होके सबके ऊपर रूल कर रहा हूँ, मेरे आगे कुछ नहीं। पानी कम चाय हो तो ठीक है, ब्राह्मणों के आगे झुकना पड़ता है तुम्हें। सोचिए जो 3% लोग जमीन पर उतर गए, उनके बोलने से स्टे लग जाता है, और 85% लोग अभी भी जमीन पर है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं। आपने लखनऊ देखा होगा, कितने लोगों को डिटेन कर लिया, लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा था, आपने देखा क्या हुआ, इलाहाबाद को मारा जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा, हम लोग लगातार ग्राउंड में है, उसके बाद भी हमारी बात सुनी जा रही है नहीं, क्योंकि ये सब वोट बैंक का खेल है। मोदी जी को पता था कि मैं ऐसी कुछ वर्ड्स को मिसिंग करके ला दूं यूजीसी की गाइडलाइंस, तो इससे ये हो जाएगा कि 3% लोग ग्राउंड पे आएंगे, और उनको वो चाहिए था कि वो 3% लोग ग्राउंड पे आए, इसमें स्टे लगे, ठीक है। दोनों हाथ में लड्डू हो गए ना। हमने बात कर दी SC ST OBC की, मैं भाई देखो आने वाला 27 का इलेक्शन है, ओबीसी वालों को मैं ये चीज बता रहा हूँ कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा काम कर दिया कि ओबीसी को इंक्लूड कर दिया मैंने यूजीसी में, है ना। तो 27 के इलेक्शन में यूपी में हम लोगों को वोट चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ ये चीज हो गई, सवर्णों को भी हम कैसे खफा कर दे भाई, उनको भी तो, वो भी तो हमारे ही है, तो चलो स्टे लगवा देते हैं। तो सूर्यकांत जी जो हमारे सीजीआई हैं, वो जब सीजीआई नहीं रहते, उन्होंने ये चीज बोली थी कि यूजीसी के रेगुलेशंस आने चाहिए, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन लगातार हो रहे हैं। अब वो सीजीआई बनके इसी यूजीसी के बिल के ऊपर स्टे लगवा देते हैं। तो दोनों तरफ के लड्डू चाहिए, यहाँ से भी वोट मिल जाए, यहाँ से भी वोट मिल जाए। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि जो स्टे लगा है और इस पर सुनवाई जो है 19 मार्च को होने वाली है, तब तक जो बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे, इन्हें भी शांत बैठना चाहिए था और 19 तारीख का इनको इंतजार करना चाहिए था। और 19 तारीख को क्या सुनवाई होने वाली है, क्या फैसला आने वाला है, उस पर इन्हें धैर्य रखना चाहिए था, और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप मुझे एक चीज बताइए, जब सुनवाई होती है तो दोनों तरफ की बात सुनी जाती है कि नहीं? और आपने अगर वहां की सुनवाई सुनी होगी तो आपको एक चीज पता होगा कि सरकार खुद अपने बिल को डिफेंड नहीं कर रही है जी। एक तरफा सुनवाई हुई है पूरी, एक तरफा, है ना। एक तरफा सुनवाई में मैम स्टे लग जाता है, दूसरी तरफ की बात नहीं सुनी जाती है, तो लोग ग्राउंड में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और हम कैसे यकीन कर ले कि जब हम पहली सुनवाई में हमारी बात नहीं सुनी गई, सरकार अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पा रही है, तुम्हारे वकील, सरकार से अपॉइंटेड वकील तुम्हारे बिल को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारे बिल को ये चीज नहीं बता पा रहे हैं कि जो हमने बिल लाया, जो रेगुलेशंस लाए हैं वो सही है, तो दूसरी सुनवाई में कैसे हम मान ले कि वो हमारी बात करने वाले हैं? दूसरी सुनवाई में हो सकता है वो ये चीज बोल दे कि अब ये एक्ट ही रद्द कर दें, दूसरा नया एक्ट बनाओ, ऐसे तो खिंचते जाएगा। ये एक्ट बनना तो 2012 में जब रोहित वेमुला की मौत हुई, उसके बाद तुरंत ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसको आते आते 26 हो जाता है। मैम इतनी लंबी चीजें खिंच रही हैं, तो आप सोचिए न्याय कब मिलेगा? हम कब तक संघर्ष करेंगे? और संघर्ष करना जरूरी भी है ना, हम सड़कों पर नहीं रहेंगे तो ये आवारा हो गए जी। इनका संसद तो पूरा आवारा हो गया, ये कहाँ बना रहे हैं बिल हमारे लिए? तो सड़कों पर रहना जरूरी है। किसान आंदोलन हुआ तो लोग लगातार सड़कों पर थे, क्योंकि
एक बनाना है, उनको बताना है कि एक तबका है, इतने तबके को आप नाखुश कर रहे हो। अपने 3% वोट देने के चक्कर में आप इतने 90% लोगों को नाखुश मत करो। क्या अपेक्षा रंगारेड्डी ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा और जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक रुचि तिवारी, जो महिला को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल किया जा रहा है, और जिस तरीके से रुचि तिवारी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहां पर आयशा के छात्रों के साथ जो किया, उस पर आज हमने अपेक्षा रंगारेड्डी से बातचीत करने की कोशिश करी और आप लोगों के सामने हकीकत रखने की कोशिश करी। आप लोग अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि रुचि तिवारी की हकीकत तमाम लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि अभी उन लोगों ने जो शॉर्ट वीडियो डाल के एक ही तरफ दिखा रखा है कि सिर्फ रुचि तिवारी के साथ इस तरीके से हुआ है, जो दुर्घटना दिखाई गई रुचि तिवारी की दिखाई गई है, ना कि अंजलि शर्मा की। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और पता लग सके कि अंजलि शर्मा के साथ जो दुर्घटना हुई है कि रुचि तिवारी के साथ। धन्यवाद।